हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस हो या फिर यूजीसी नेट का और अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो सोशोलॉजी से रिलेटेड है उस सारे के सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवाए जाते हैं। अभी का अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी हम लोग पीजीटी का सिलेबस यूजीसी नेट का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और आज से मैं आप लोगों के लिए 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आज से हम लोग हर एक दिन 20 क्वेश्चंस को कम से कम ज़रूर पूरे डिटेल्स में उसे जानें, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी बहुत सारे कर लिए हैं। अब हमारा समय है प्रैक्टिस करने का। तो कम से कम हम लोग अगर 20 क्वेश्चंस को भी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चंस है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज का 2010 में जो एग्ज़ाम हुए थे उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एरो रेमंड, मार्शल टर्रा, बर्नार्ड रेजनबर्ग और E.H. बार्न्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एरो रेमंड जी के द्वारा बोला गया है। एरो रेमंड ने फ्रांस के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया था और उन्होंने टॉनिज, सीमल और वेवर के विचारों को अपनी पुस्तक जर्मन समाजशास्त्र, जिसकी रचना उन्होंने 1935 में की थी, के माध्यम से परिचित करवाने का प्रयास किया। और कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो एरो रेमंड हो जाएंगे। कहीं कि आपको रेमंड एरो भी देखने को मिल सकता है। और एक बात, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी और जिसके कारण मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अगर आप लोग को वॉइस में कुछ थोड़ी चेंज लगे तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता में उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। तो बोला जा रहा है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो सोशियोलॉजी का इतना लोकप्रिय हासिल हुआ है, इतनी उसको, तो किसका योगदान है, फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या भारत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, अमेरिका का। क्योंकि देखिए समाज के विकास में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका का तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है, लेकिन अगर हम इस विषय का सर्वाधिक विकास की बात करें तो 20वीं शताब्दी में अमेरिका में इसका बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था, जहाँ पे गिडिंग, समनर, वार्ड, पार्क, बेगस, सोरोकिन, जिम्मरमैन, मैकाइवर, आर्गवन, पार्सन्स महोदय, मर्टन, यंग, ये सारे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में सराहनीय कार्य किया। और सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन थे, अगस्त कॉम्ट जी थे। अगस्त कॉम्ट जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता थे। उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत की। नए समाज के निर्माण में वे वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, जब तक साइंटिफिक तौर पे उसको नहीं चेक करते, साइंटिफिक तौर पे चेक करने के बाद क्या होता है, हमारा जो डाटा हमें मिलता है वो एकदम एक्यूरेट मिलता है, करेक्ट मिलता है। तो इसलिए सामाजिक पुनर्गठन की बात इनके द्वारा की गई थी, तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा की गई थी। और सामाजिक पुनर्गठन की बात करने के लिए उन्होंने इसके 3 आधार बताए थे, पारिवारिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर और धार्मिक आधार पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि प्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉर्मेशन है, तो ये जो पुस्तक है, तो यहाँ पे 3 समाजशास्त्र दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, हीगल या मैक्स वेबर, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम था ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स
और जो मैक्स वेबर थे उनकी पुस्तक का नाम था द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1906 में आई थी। और जॉर्ज जो हिगल थे उनकी पुस्तक का नाम था द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में आई थी। तो प्री कैपिटलिस्टिक जो ये पुस्तक है ये इनमें से किन्हीं की भी पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक है। तो ग्रामीण संप्रदायवाद की जो अवधारणा है यह राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दी गई है और उन्होंने अपनी कृति द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने बात की है इसके संदर्भ में। और सन 1920 में भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के विषय पर भी उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो मैं आप लोग को मिलान करके बता दे रही हूँ जो राइट आंसर होगा। जैसे एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये रचना किनकी है? तो ये रचना अरस्तु महोदय की है। यूटोपिया जो है ये सर थॉमस मोर की है। द न्यू साइंस विको महोदय की है और द स्पिरिट ऑफ लाइफ मॉन्टेस्क्यू महोदय की है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि विवाह अति व्यक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक क्रियाविधि है जो सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये एंडरसन महोदय का है। एंडरसन और पार्कर महोदय जी का है। एंडरसन और पार्कर महोदय ने अपनी पुस्तक सोसाइटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन में विवाह के महत्व को उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और विवाह के बारे में वे बताते हैं कि विवाह अपने आप में आमतौर पर जुड़े सार्वजनिक समारोह के माध्यम से विभिन्न समाजों व व्यक्तियों का परिणय संबंध है और इसी के आधार पर उन्होंने इसकी पहचान भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था? तो इरावती कर्वे, जहाँ भी हिंदू परिवार की बात आती है तो ये किनके द्वारा अध्ययन किया गया है? इरावती कर्वे जी के द्वारा किया गया है। भारत में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया, ये इरावती कर्वे की पुस्तक है। इसमें उन्होंने हिंदू समाज का एक विवेचन पर चर्चा प्रस्तुत की है जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इस पुस्तक में कर्वे ने भारतीय संस्कृत, साहित्य और इतिहास की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जातियों के साथ साथ समकालीन समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रीय अनुभाविक अध्ययन सामग्री का भी व्यापक उन्होंने प्रयोग किया है। क्वेश्चन हमारा 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? तो 250 समाजों की बात जहाँ पे आती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मर्डॉक महोदय ने। मर्डॉक महोदय ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का समाजीकरण एवं उनका लालन पालन। तो इसका अध्ययन करने के लिए वे 250 समाजों का अध्ययन करते हैं और अपने 3 उद्देश्यों को वो समाज पर वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने इसकी बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के आदिवासी समुदायों का वे अध्ययन करते हैं, वहाँ के परिवार और नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार अफ्रीका के जो आदिम समाज में विवाह तथा नातेदारी व्यवस्था है उसके जो संस्थागत संबंध है वे उसके बारे में वे देखते हैं, जिसमें व्यक्ति परस्पर विशिष्ट प्रकार से जुड़े रहते हैं और विशेष पदों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? तो बहुपति विवाह का जो यह प्रचलन है ये टोडा जनजाति में हमें देखने को नहीं मिलता है। टोडा बहुपति विवाह की बात की जाए तो वो क्या होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो एक स्त्री होती है वो एक साथ 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, जिसे बहुपति विवाह भी कहा जाता है। इसमें एक पुरुष के साथ या 2 या 2 से अधिक स्त्री का विवाह होता है। बहुपति विवाह में उसके 2 रूप होते हैं। एक तो सहोदर बहुपति विवाह होता है जो कि गोंड, बेगा, भील, टोडा आदि जनजाति में पाया जाता है। बहुपत्नी विवाह, और जो सामान्य बहुपत्नी विवाह है वो संथाल और कादर जनजातियों में हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि यदि सभी
पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन पर सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है, तो इस शर्त को क्या बोला जाता है? तो इस शर्त को बोला जाता है मातुल्य। मातुल्य जिसे एवं कुलेट बोला जाता है, जो मातृ सत्तात्मक परिवार में पाई जाती है, जहाँ पे मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख उनका स्थान रहता है। संपत्ति पे मामा से भांजे को जो संपत्ति है वो हस्तांतरित होती है, और परिवार के अधिकारों पर भी मामा का अधिकार हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? तो मानवीकरण की जो प्रक्रिया है यह प्राथमिक समूहों में होती है। कौन बात करते हैं? तो टालकंट पार्सन्स जी करते हैं। उनके अनुसार आधुनिक जो अमेरिकी समाजशास्त्री टालकन पार्सन जी हैं, उनकी गणना एक दिग्गज सिद्धांतकार के रूप में की जाती है, और उनके अनुसार हमारा मानवीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्राथमिक समूहों में ही हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि लोनली क्राउड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो लोनली क्राउड ये जो पुस्तक है ये डेविड रिचमैन जी के द्वारा लिखी गई है। डेविड रिचमैन की प्रमुख कृतियों की अगर बात की जाए, द लोनली क्राउड उन्होंने 1950 में लिखी थी। इसके बाद इंडिविजुअलिज्म रिकन्सिडर्ड 1954 में, एवेंडेंस फॉर व्हाट 1964 में, ऑन हायर एजुकेशन 1980 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो वर्गीकरण है ये आपका किया गया है मैकाइवर जी के द्वारा। मैकाइवर का नाम समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है, और इन्होंने इसके बारे में बात की है, और उन्होंने इसके बारे में बात अपनी पुस्तक सोसाइटी में की है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसका है? तो बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ये जो कथन है आपका किंग और केलर महोदय का है। किंग और केलर के अनुसार बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। और संस्था के अंतर्गत क्या होता है? नियम बनते हैं, कार्य प्रणाली होती है, और ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कार्य करने के लिए धीरे धीरे विकसित होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था। तो ये किस विद्वान के द्वारा बताया गया है? तो संस्कृति की जो विकास की 3 अवस्थाएं हैं ये मार्गन महोदय जी के द्वारा बताया गया। मार्गन, जिनका कि पूरा नाम लुइस मार्गन था, उन्होंने मानव समाज के उद्विकास के 3 प्रमुख स्तरों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार विकासवाद का स्वरूप धीरे धीरे जटिल रूप में बदल जाने का सिद्धांत मानव समाज व संस्कृति के विकास में भी हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने संस्कृति के इथोस और ईडोस पक्ष का वर्णन किया है? तो इथोस और ईडोस पक्ष का वर्णन किनके द्वारा किया गया है? तो क्रोबर महोदय जी के द्वारा किया गया, अल्फ्रेड लेविस क्रोबर महोदय के द्वारा किया गया है, और इन्होंने इसमें अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है, इसके बारे में डिटेल्स में बात की है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि समाज में व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों और रूढ़ियों का विरोध करते हैं वो उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं। टाइनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? तो टाइनबी ने ऐसे लोगों को रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा है। रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? तो संस्कृति संकुल का जो उदाहरण है ये भाषा एक संस्कृति है, संकुल है। भाषा के बारे में ये बात किया जाता है, और क्या बोला जाता है कि भाषा क्या है? एक संस्कृति संकुल है जिसके अंतर्गत अनेक शब्द, वाक्य, कहावत, व्याकरण आदि जो एक सांस्कृतिक तत्व है का समावेश होता है, और केवल शब्दों का, वाक्यों के मनमाने संग्रह से ही इसमें बात नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को आज 20 क्वेश्चन हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस के सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।